हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 7 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, आज हम मुगल सम्राट और मराठा को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, मुगल साम्राज्य में हम आगे बढ़ते हैं। बाबर का पूरा नाम था दोस्तों जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दोस्तों, बाबर ऐसा नहीं है कि 1526 में पहली बार लड़ाई जो है ये लड़ा था और पहली बार ही जीत इंडिया में हासिल, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बाबर ने इंडिया में इसके पहले कई बार लड़ाइयां लड़ चुका था और कई बार हार भी चुका था दोस्तों इंडिया में, ये बात जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, आगे बाबर ने किस तरीके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया वो सब डिटेल में देखेंगे और इसके बारे में पूरी बातें जानेंगे। देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, यहां इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। आपको इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने बताया था, गुड़ खाओ तसला में दोस्तों एक शॉर्टकट दिया था जिसमें कौन किस क्रम में आया है ये सब के बारे में डिटेल दिया। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है दोस्तों, लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था जिसकी लड़ाई बाबर के साथ हुई और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में ये लड़ाई लड़ी गई थी। आगे देखिए, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। दोस्तों, ये अगर कहा जाए बाबर ने लगातार 29 तक लड़ाइयां लड़ी, 4 लड़ाइयां भारत में बाबर ने लड़ा और चारों में विजय प्राप्त किया है। अब या देखिए दोस्तों, या कर बल छल सबसे बाबर जो है युद्ध में विजय प्राप्त किया है, वो चाहे राजपूत हो, चाहे मराठा रहे हों और चाहे इब्राहिम लोदी हो, और अगर बात करें दोस्तों, चाहे इसके सामने जो आया है वो परास्त हुआ था। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर ने दोस्तों पहली बार तोप का प्रयोग किया था और इसमें यह सफलता पाया था। अब जानते हैं कि तोप कितना खतरनाक होता है। दूसरे पक्ष में तोप है नहीं, बाबर के पास भैया तोप है, बारूद चला रहा है, तो विजयी तो होगा ही। आगे देखिए, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527, देखिए लगातार 26, 27, 28, 29, ठीक है। 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा, जिहाद क्या होता है दोस्तों, जिहाद मतलब ये धर्म का नारा दिया था, ठीक है। ये किसका नारा दिया था, धर्म का नारा दिया था कि ये आपके अल्लाह की लड़ाई है। इसने बोला दोस्तों, ये आपके अल्लाह की लड़ाई है, इसे आपको लड़ना चाहिए और इसमें विजय प्राप्त करना चाहिए। एक दिन पहले ये ऐसे वाक्य बोला था और तभी दोस्तों जो है जितने भी सैनिक थे वो अल्लाह के नाम पे लड़ाई लड़े थे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, धर्म के नाम पे कितना कुछ होता है, ठीक है। जिहाद का नारा दिया गया था, ठीक है। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। राणा सांगा क्या हुए थे दोस्तों, पराजित हुए, जबकि राणा सांगा बहुत बलशाली थे। आगे देखिए, इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला, ठीक है, काफिरों को मारने वाला गाजी की उपाधि धारण की थी। घाघरा का युद्ध, ये देख लीजिए 1529, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लगाते रहिए दोस्तों, इस तरीके के इंपॉर्टेंट लगाइए और फोकस करिए इनमें, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों, महमूद लोदी के मध्य हुआ था। आगे देखिए, बाबर का यह अंतिम युद्ध था दोस्तों। उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, इसे नोट कर लीजिए, ये आया हुआ है इसके पहले के एग्जामों में। तुजुक
ए बाबरी या बाबरनामा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें से एक दोस्तों विजयनगर, दूसरा मेवाड़। ठीक है, विजयनगर और मेवाड़ का इसने डिस्कस किया था कि ये महापराक्रमी राजा थे यहाँ के। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 26 जून 1529 को 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। दोस्तों मैं बता दूं, शेरशाह सूरी जो है बहुत पराक्रमी था और 63 साल की अवस्था में ये जो है राजा बना था। दोस्तों ये बात बता दूं, और शेरशाह सूरी ऐसे काम किया है जो आज भी आपके सामने है। देख लीजिए दोस्तों, शेरशाह सूरी NH2 NH1 दोनों को बनवाया था और 8-8 किलोमीटर में दोस्तों ये सराय बनवाया था। इसके काल में दोस्तों एक लेखक ने लिखा था कि सोने की टोकरी लेके यदि बुढ़िया रोड पे चल जाए तो चोर उचक्के क्या कहते थे, नहीं भैया चोरी नहीं करना है, शेरशाह सूरी का जमाना है। वो दोस्तों ये शासक था। इसके टक्कर का हुमायूं कभी भी नहीं था। दोस्तों हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में इसने पराजित किया और दिल्ली का सुल्तान बना। आगे देखिए दोस्तों, इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। अब ये निजाम नामक भिस्ती कौन है इसके बारे में बताता हूं। गंगा नदी में अपने घोड़े को लेकर शेरशाह सूरी कूद गया था। तो निजाम नाम जो ये भिस्ती है दोस्तों, इसने हुमायूं कूद गया था गंगा नदी में, तो ये भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तभी एक दिन का सुल्तान भिस्ती को हुमायूं ने घोषित किया था और भिस्ती ने चमड़े का सिक्का चलवाया था। किसका सिक्का दोस्तों? चमड़े का सिक्का इसने चलवाया था। चमड़े का सिक्का चलवाया था। आगे देखिए, 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा। ठीक है, और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा इसे। अब दोस्तों देखिए, निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1540 में। मीन्स हुमायूं जो सत्ता पर बैठेगा, अब वो दिल्ली का सल्तनत को मतलब कि दिल्ली का राजा बनेगा और राज सिंहासन पर बैठेगा और राज चलाएगा। आगे देखिए, 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया था। अब देखिए, शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के प्रचलन किया था। देखिए अब शेरशाह का युग और शेरशाह के अच्छे अच्छे जो काम किए थे इसने दोस्तों आज भी जो है, जो मिट्टी में घड़ा दबा हुआ है, लोग बाग घड़ा पाते हैं, सोने चांदी के सिक्के पाते हैं दोस्तों, शेरशाह के जमाने के सिक्के भी मिलते हैं। आगे देखिए, शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली मतलब दीन पनाह में 1565 से 72 ईस्वी में करवाया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये वाला, ठीक, कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है,
शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये देखिए कितनी बड़ी बात कहा। शेर शाह का मकबरा दोस्तों बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेर शाह का मकबरा कहां है? बिहार में। ठीक है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहां किला, एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इन्हें तो दोस्तों कायर कहा जाएगा। कछवाहा लोगों को क्या कहा जाएगा दोस्तों? कायर। ठीक है। ये तो डर के मारा पहले ही अकबर को समर्पण कर दिए थे और अकबर बहुत अच्छा शासक था दोस्तों। अकबर महान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, बिहारी मल भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। आगे देखिए, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने क्या कर लिया था दोस्तों? आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। बहुत एक तरीके से कहिए ताकतवर, तेर तर्राट, घुड़सवारी करने वाली ये दुर्गावती थी दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध, इनकी कहानियां दुर्गावती के पढ़ो दोस्तों, मजा आ जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप ने दोस्तों, ये थे ताकतवर राजा, इन्होंने कभी अधीनता नहीं स्वीकार किया है और ये वो राजा थे दोस्तों जो घास की रोटियां खाई थी। आगे देखिए, अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे, ये बात मैं आपको बता दूं। महाराणा प्रताप को 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में उन्होंने क्या हुआ था, इनके किले पे आक्रमण किया गया था और जर्जर कर दिया गया था दोस्तों। उस समय फिर उसके बाद किसी तरीके महाराणा प्रताप जी बचे थे और महाराणा प्रताप जी उसके बाद जो अगल बगल के राजा थे, जो इनको सपोर्ट करते थे, जिनको अकबर ने छिनवा लिया था दोस्तों, उसको पुनः जो है ये जीत लिए थे महाराणा प्रताप ने। जब तक महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे दोस्तों, मेवाड़ पे आंच नहीं आने दिए हैं कुछ भी। अब देखिए, युद्ध में मार काट, ऊंच नीच, विध्वंस, ये सब आम चीजें होती है, लेकिन इन्होंने कभी भी स्वाधीनता जो है, अपने से स्वाधीनता, उनके आगे सिर नहीं झुकाया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आगे देखिए, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। और अकबर दोस्तों, मैं अभी भी बता रहा हूं, अकबर महान लगता है, वो बहुत अच्छा राजा था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देखिए, अकबर के गुणगान शुरू हो गए। अकबर ने
1573 से 74 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें। ये बिल्कुल सही काम किया था दोस्तों, नहीं तो सेनापति मरा हुआ घोड़ा ला देता था और अच्छे घोड़ों को बेच लेता था। ये काम बहुत, जब घोड़े में वो लगा ठप्पा लगा रहता था तो ये सब काम हो नहीं पाता था, तभी एक अच्छे सैनिक की पहचान हो पाती थी। आगे देखिए, 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी दोस्तों। किस पे? दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। आगे, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। आगे देखिए, मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपलब्धियां। बाबर, पादशाह, मिर्जा गाजी। ठीक है। आगे देखिए, हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं को उपाधियां क्या थी? नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर, जलालुद्दीन। ये दोस्तों यहां पे मैंने अकबर बोला था, क्या बाबर। बाबर को क्या कहा जाए, क्या उपाधियां थी दोस्तों? बादशाह, मिर्जा गाजी। ठीक है। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद, अकबर बादशाह गाजी था। जहांगीर का नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहां का दोस्तों अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। औरंगजेब का अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी था। आगे देखिए, मोहम्मद मुअज्जम का दोस्तों क्या था? बहादुर शाह था। मुहिउद्दीन का क्या था? जहांदार शाह था। और अजीमुद्दीन का आलमगीर सेकंड था। अली गौहर का शाह आलम सेकंड। रफीउद्दौला का शाहजहां सेकंड। रोशन अख्तर का मोहम्मद शाह था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए बस। बाबर इंपॉर्टेंट, ठीक है। हुमायूं इंपॉर्टेंट, अकबर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहांगीर इंपॉर्टेंट, औरंगजेब इंपॉर्टेंट। जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ठीक है। ये इतने का टाइटल इंपॉर्टेंट है और नीचे आपको नहीं पढ़ना, ठीक। आगे चलिए। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष मीन्स दोस्तों 1580 मतलब 1580 के दौरान 80 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली की शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था दोस्तों। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है दोस्तों। अकबर ने 1582 में तौहीन ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था दोस्तों। बीरबल ने स्वीकार किया क्योंकि अकबर के कितने रत्न थे दोस्तों? नौ जो है नवरत्न थे, ठीक है। नवरत्न थे, उसमें बीरबल जो है बीरबल क्या था दोस्तों? बीरबल सबसे बुद्धिमान था। ये ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे नवरत्नों में आता था बीरबल, ठीक। आगे देखिए, मुगल कालीन साहित्य।
बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेदन, इंपॉर्टेंट, ठीक। अकबरनामा अबुल फजल, इंपॉर्टेंट। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, पादशाहनामा अबुल हमीद लाहौरी, खुलासत उत तवारीख सुजान राय, फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर, नुक्शा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद। ध्यान रखिएगा, अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था। यहां पे देखिए, अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। बदायूं ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का। बदायूं रामायण का जो है दोस्तों अनुवाद किए थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फैजी लीलावती का तथा अबुल फजल कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था दोस्तों, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। आगे देखिए, अकबर द्वारा किए गए सुधार कौन कौन से? दास प्रथा अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जजिया कर। इबादत खाना की स्थापना 1575 है। महजर की घोषणा 1579 है। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 है। ये ऊपर के ये तीन जो है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, रॉल्फ फिच 1583 से 86 ईस्वी फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, रॉल्फ फिच, ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था दोस्तों। इसमें अकबर का विरोध भी हुआ था, लेकिन अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि दोस्तों अकबर महान है, याद रखिएगा। मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाबर काबुल में, हुमायूं दिल्ली में, अकबर आगरा सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा में है, जहांगीर लाहौर शाहदरा में, शाहजहां आगरा में, औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद, शेर शाह सूरी वहां बिहार में। ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सभी इसमें ज्यादातर दोस्तों इन सबको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनमें फोकस 3 में ज्यादा कर लीजिए आप, ठीक है। और ये भी, ये भी, ये भी, ठीक। आगे चलिए, यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजर को स्मिथ वुल्जले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र का कहा है। क्या कहा है? अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। आगरा के किले में 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों अकबर ने आगरा का किला बनवाया था,
इलाहाबाद का किला बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी ट्रांसफर किया था, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आगरा का किला शाहजहां ने बनवाया था। नहीं दोस्तों, अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी दोस्तों। प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष, स्थापत्य एवं स्थल निर्माणकर्ता वर्ष देख लीजिए। आगरा फोर्ट अकबर, आगरा फोर्ट अकबर, ठीक है, 1565-73 के बीच में ये आ गया दोस्तों। अभी जो मैं बोल रहा, फतेहपुर सीकरी अकबर 1571 से 85 के बीच। चार मीनार कुली कुतुब शाह 1591 के बीच। निषाद बाग आसिफ खान 1633 में। ताजमहल शाहजहां 1631 से 48 के बीच में। जामा मस्जिद शाहजहां 1650 से 56 में। लाल किला शाहजहां, ये देखिए आ गया दोस्तों, लाल किला दिल्ली, ठीक है, कहां का है ये? दिल्ली, ध्यान रखिएगा, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, 1638 से 48 के बीच में। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ताजमहल इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, आगरा फोर्ट इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी इंपॉर्टेंट, जामा मस्जिद भी इंपॉर्टेंट है, हवा महल भी इंपॉर्टेंट है। चार मीनार कुली कुतुब शाह भी, इन्हें भी देख लीजिएगा। आगे चलिए, विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में आगरा में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। और ये पत्र लाया था दोस्तों अकबर के नाम का। किसके नाम का? अकबर के नाम का, ये याद रखिएगा। पहुंचा किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को तथा नादिर उद जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की। ये दोस्तों चित्रकारी करते थे, राजा की फोटो बना देते थे, ये मानसरोवर वगैरह इस तरीके के, चिड़िया की फोटो बनाते थे, ठीक है, पशु पक्षी इस तरीके की फोटो वो बनाते थे, सेम टू सेम हूबहू। आगे देखिए, उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। ये देखिए नीचे मिल भी गया, चित्रकार था। जबकि अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थे। इस हूबहू राजा की चित्र बना देते थे। आगे देखिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी रखा था। एदमाउद्दौला का मकबरा नूर जहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। दोस्तों यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। यहीं पे दोस्तों पंचमहल है, यहीं पे क्या है? पंचमहल, ध्यान रखिएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। लाडली बेगम शेर अफगान मेहरुन्निसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी।
महावत खां ने वर्ष 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1592 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। दोस्तों आगे देखिए, मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम क्या थे। शासक और प्रसिद्ध नेम, औरंगजेब जिंदा पीर कहा जाता है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, फारूक सियर को घृणित कायर कहा जाता है, रफी उद्दरजाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, कठपुतली शासक कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट को शाहे बेखबर कहा जाता है और बहादुर शाह सेकंड को जफर कहा जाता है। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिएगा आप सब, ये वाला इंपॉर्टेंट है और इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। ठीक है, आगे देखिए, 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। शाहजहां दोस्तों, शाहजहां वो चीज दे गया है जो आज भी भारत नहीं भूल सकता, वो है दोस्तों ताजमहल। ताजमहल। और दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूं, ताजमहल जो है वो प्रेरणा कहां से आई थी। तो ताजमहल आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में जो इसके प्रीवियस में मकबरा है बना है दोस्तों, उसमें इसी तरीके का बागवानी का आर्किटेक्ट बनाया गया था, चार मीनार बनाई गई थी, गुंबद बनाया गया, वहीं से प्रेरणा मिली थी इस ताजमहल को, और शाहजहां ने उसको बनवा के रख दिया था। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। दोस्तों दारा शिकोह बहुत माइंडेड था और बहुत ही ज्ञानी था। आगे देखिए, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दोस्तों शाहजहां दारा शिकोह को बहुत चाहता था, इसके 4 बेटे थे दोस्तों, लेकिन औरंगजेब ने इन सब तीनों को बर्बाद करके, और आप जानते हैं इनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने इनका कत्ल किया, मर्डर किया, मारा, और उसके बाद गद्दी में बैठा और अपने पिता को भी दोस्तों आगरा के किला में बंद कर दिया था, और वहां से कि ताजमहल को तुम सिर्फ दीदार कर सकते हो बस। दोस्तों इस तरीके का था औरंगजेब, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो दोस्तों बड़ा बेटा दारा शिकोह को ही गद्दी पे बैठना चाहिए था। आगे देखिए दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। देखिए आ गया ये जो अपने भाइयों को मारने वाला, ठीक है, औरंगजेब। इसको देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ। ये देखिए दोस्तों, दोनों में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, सामूगढ़ का युद्ध, ये भी याद रखिएगा, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध दोस्तों देवराई का है। अंतिम युद्ध कहां का है? देवराई का। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 में एवं गोलकुंडा 1687 में आधिपत्य स्थापित किया था।
औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे दोस्तों। आगे देखिए, औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से भी अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% था, शाहजहां के काल में 22.4% था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य, देखिए दोस्तों, अकबर महान जुड़ता है, इस तरीके का राजा होना चाहिए, ना कि औरंगजेब की तरह होना चाहिए। यहां पे देखिए, अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में फिर से पुनर्जीवित कर दिया। दोस्तों, ये एक तरीके से जानते हैं क्या है, औरंगजेब जो है वो मुस्लिम धर्म को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा देता था और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग ये शासन चलाना चाहता था। ये सबसे बड़ी गंदी राजनीति। अब अकबर क्या था दोस्तों, अकबर वो राजा महान था जो सर्व धर्म को एक समान मानता था। आगे देखिए, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद्दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये सेम टू सेम ताजमहल का कॉपी करवाया है, ब्लैक संगमरमर से बनाया है। ठीक है दोस्तों, बनवाया था। बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पे बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे दोस्तों। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राज्य से संबंधित था। आगे देखिए, पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत में लाया गया। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था दोस्तों। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था दोस्तों। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है दोस्तों। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। ये देखिए दोस्तों, धार्मिक में आ गया तुरंत। ठीक, आगे देखिए, औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई थी। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, मतलब खुद बजाता था, दूसरों को नहीं बजाने देता था। आगे देखिए दोस्तों, तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे दोस्तों, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतक था दोस्तों। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस में पूछा गया है। अकबर ने तानसेन को कंठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। कंठा भरणवाड़ी
बिलास की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखिए, बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था दोस्तों। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। आगे देखिए, मुगल कालीन लेखन एवं उनकी पुस्तकें। निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, अब्बास खां सरवानी, तारीखे शेरशाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिर्जा मोहम्मद कासिम, आलमगीरनामा, चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन और मोतमिद खां इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये हैं दोस्तों इनकी पुस्तकें। आगे देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था दोस्तों। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी था दोस्तों। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था दोस्तों। फारसी मुगलों की राजधानी फारसी मुगलों की राजभाषा थी। नस्तालीक एक फारसी लिपि है दोस्तों, जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। आगे देखिए, अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं से 18वीं शताब्दी का वैष्णव उपनाम नागरीदास राधा का सेवक था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था दोस्तों। 500 बीघा दान दिया। आगे देखें, सिखों के पांचवें गुरु दोस्तों अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। देख लीजिए दोस्तों कितना गलत हुआ था। ठीक है, राजकुमार खुसरो की केवल सहायता करने के कारण। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य दोस्तों देख लीजिए। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किए। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किए। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किए। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए दोस्तों। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। दोस्तों ये तो एक एक करके मुगलों ने
सिख गुरुओं को ही मारना शुरू किए थे। आगे देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी में दिन आनंदपुर साहिब में की थी। आगे देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। 18वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। दोस्तों, जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाए थे। बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, मराठा को थोड़ा सा देख लेंगे। शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। दोस्तों, शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 1674 में, ध्यान रखिएगा। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे शिवाजी ने, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद मतलब नजरबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। आगे देखिए, 1720 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। मराठा काल में सरंजामी प्रथा मीन्स भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई, इंपॉर्टेंट, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से दोस्तों पराजित हुए थे। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काजिब था। आज का दोस्तों सेशन यहीं तक था। यह सेशन बहुत जोरों में चल रहा है। दोस्तों, यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी एक कमेंट जो है मुझे दोस्तों उल्लास से भर देता है। ओके दोस्तों, थैंक यू।